एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के नोट्स। तो देखिए, हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड हार्डशिप इंडिया फाइनली फ्रीडम इंडिया को मिल गई थी। अब इंडिया के सामने उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक नया और एक डिवाइडेड देश हमारे सामने खड़ा था। तो आफ्टर ये सारे ना नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड सीरीज ऑफ एनॉर्मस चैलेंजेस। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे देश के लोगों के सामने थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी एंड ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी और रिफ्यूजीज़ की थी। रिफ्यूजीज़ वो लोग होते हैं जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में आते हैं, यानी कि क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग, पाकिस्तान वाले रीजन से काफ़ी लोग इंडिया में आ रहे थे, तो उनको घर देना, रहने की जगह और उनके लिए व्यवस्थाएँ करना था। फिर प्रिंसली स्टेट थे। अब हमने चैप्टर में भी देखा था कि हमारा देश कुछ तो था, कुछ एरिया था जो कि डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर आता था, कुछ एरिया ऐसा था जो कि राजा महाराजाओं के अंडर आता था और उनके ऊपर ब्रिटिश होते थे। मतलब राजा महाराजा होते तो ब्रिटिश के अंडर ही थे, बट फिर भी अपने एरिया पर खुद थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल रखते थे। अब अंग्रेज़ जब गए ना देश छोड़ के, उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट भी आज़ाद हो गए हैं और अगर वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अगर वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो वो ना हो। तो ये दिक्कत थी कि भाई बहुत सारे राजा वगैरह तो मान गए कि चलो हम भारत में शामिल हो जाएंगे, बट बहुत सारों ने कहा नहीं, हम आज़ाद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। New nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population। तो हमारे देश का एक राजनीतिक ढांचा भी ऐसा होना चाहिए था कि सारे के सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए था कि सारे के सारे लोगों की होप्स पे और उम्मीदों पर भी वो खड़ा उतरे। इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज एंड डिवाइडेड। तो 1947 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी डिवाइडेड थी। धर्म के आधार पर, भाषाओं के, जातियों के आधार पर हमारी जो है हमारे देश की पॉपुलेशन काफ़ी बटी हुई थी। डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट, लो कास्ट, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स कुड बी सीन। तो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, रंग भेद, बहुत ही सारे भेदभाव हमारे देश में आज भी हैं और तब तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये भी एक दिक्कत थी। फार्मर्स एंड पीजेंट्स वर डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। तो बारिश पर ही हमारी खेती डिपेंड करती थी, तो उनके लिए भी अगर बारिश ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती थी। न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। तो भाई लोगों को रोज़गार देने के लिए और खेती बाड़ी को अच्छा चलाने के लिए, मतलब बहुत सारे काम करने थे कि लोग गरीबी से ऊपर उठे, है ना, और उनको नए नए काम भी मिल सके। यूनिटी एंड डेवलपमेंट गोज़ हैंड इन हैंड। तो अगर देश आगे अच्छी तरीके से बढ़ता जाता है ना, तो हमारे मतलब हर देश में ऐसा होता है, जो देश जितना ज़्यादा मतलब अमीर होता जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ पे शांति भी आ जाती है और एकता भी आ जाती है लोगों के बीच। इफ़ द डिविजन्स बिटवीन सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड दे कुड रिजल्ट इन वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि अगर जो भेदभाव थे उनको ठीक से नहीं मतलब सिमटाया जाता या फिर निपटाया जाता, तो हिंदू मुस्लिम के बीच के भेदभाव और हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच के जो भेदभाव हैं, ये हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ document that establishes the political values, the powers of government and the rights of citizens of the country. It is the supreme law of India। तो हमारे देश का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और देश के हर कानून से, हर व्यवस्था से सबसे बड़ा है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे देश के नागरिकों को अधिकार देता है और हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग्स हैं वो नई दिल्ली में हुई थी और पूरे देश से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दीज डिस्कशंस रिजल्ट इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम ऑन इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हमारे देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला जब से हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय पर, आज तो 18 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, पर जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, तो 21 साल की से ऊपर के लोग जो है वोट दे सकते थे हमारे देश के इलेक्शंस में। ये काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इससे पहले इंडियंस के पास हक नहीं था अपने नेताओं को चुनने का। इससे क्या हुआ, इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ टू सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशंस सेकेंड। तो मतलब एक था कि भाई सबको वोट देने का अधिकार दिया गया 21 साल से ऊपर की उम्र को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भेदभाव हमारे देश के नागरिकों में नहीं किया गया, हर किसी को समानता का अधिकार मिला। और जो फीचर था वो था दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ इंडियंस। तो बहुत ज़्यादा लोग जो गरीब थे और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप था, यानी कि जिनको पहले से सदियों से जिनको दबाया जा रहा था और जिनके पास रिसोर्सेज की, पैसे की और इन सब चीज़ों की कमी थी ना, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके, जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश। जो छुआछूत की प्रथा थी उसको पूरी तरीके से इलीगल करार कर दिया गया। और अब इसको अगर कोई करेगा कि भाई छुआछूत को कोई फॉलो करेगा या फिर प्रोपोगेट करेगा, तो उसको मतलब कानूनन वो अपराध बना दिया गया। टेम्पल्स वर ओपन्ड फॉर ओनली हायर कास्ट एंड स्टार्टिंग में आज़ादी से पहले और कई सदियों से आप कह सकते हैं कि जो मंदिर हैं वो सिर्फ ऊंची जातियों के लिए खुले थे। अब वो हरिजन्स, अनटचेबल, हर किसी के लिए, मतलब जो भी किसी भी फेथ को फॉलो करता है वो हर कोई मंदिर में जा सकता है। अलॉन्ग विथ फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासी शेड्यूल ट्राइब वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स और जॉब। तो रिजर्वेशन भी दिया गया अनटचेबल्स, आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब, SC ST OBC सबको। OBC को तो खैर बाद में मिला था, बट SC और ST को जो है वो रिजर्वेशन दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड मैनी डेज इन डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इट वॉज डिसाइडेड दैट सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट एज दे विल बी इन पोजिशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री एज अ होल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जिन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया था उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, ये सारी की सारी डिस्कस करें कि किसके पास क्या क्या ताकतें होंगी, कौन कौन सी सरकार के पास, और इस तरीके से ताकतें होनी चाहिए कि पूरे देश का ही भला हो और लोगों का भी। कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को ना ये याद रख लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट में आता है। एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में आ जाता है, और जो ये फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर, ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है ये स्टेट और यूनियन दोनों की जिम्मेदारी है। ये वाले जो इनसे रिलेटेड मैटर्स पे कानून जो है हमारी केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जो राज्य सरकारें हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, इस तरीके के मामलों पर अपने कानून वगैरह बनाती हैं। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिजिग्नेट किया गया, और इंग्लिश जो है वो कोर्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए काम करेगी। एक स्टेट और दूसरी स्टेट में जब बातचीत होगी तो वो अपनी भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में या कोई और भाषा में अगर वो बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से लेटर्स का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी and under whose supervision the document was finalized, played an important role in framing the Indian Constitution and referred to as the father of Indian Constitution। तो father of Indian Constitution किसको कहते हैं हम लोग? डॉक्टर BR अम्बेडकर को, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म, तो किस तरीके से स्टेट्स बनाए गए थे? तो इन 1920s द इंडियन नेशनल Congress amended the constitution and reorganized the regional branches on the basis of linguistic group। तो 1920 के बाद के समय काल, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की कमेटियां पूरे देश में होनी चाहिए और भाषा के आधार पर होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। मगर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों को ही ये बात पसंद नहीं थी कि जो मतलब इतने सारे, पहले तो धर्म के आधार पर ही इतने हमारे देश में बंटवारे हो रखे हैं, तो हम भाषा के आधार पर ही भी क्यों मतलब लोगों को एक दूसरे से अलग कर दें या बांट दें। तो इसलिए भाषा के आधार पर जो स्टेट्स नहीं बननी चाहिए, ऐसा मानना था वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी का। मगर फिर 1952 में
गांधी जी के फॉलोअर थे एक पोटी श्री रामुलु, वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए और उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए, तमिलनाडु से अलग करना चाहिए और तेलुगु स्पीकिंग लोग जो ही कि आंध्र प्रदेश में रहें। तो इस तरीके का मतलब उन्होंने राज्य के विभाजन की, मतलब देश का नहीं, देश के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं एक नए स्टेट्स मतलब एक नई स्टेट बनाने की मांग करी। तो फिर उसके बाद वो हंगर स्ट्राइक पर गए, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए। फिर फाइनली ये जो है प्रस्ताव मान लिया गया कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनेगा। तो ऑन 15 दिसंबर 1952 58 डेज के फास्ट के बाद पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हो गई थी। उससे काफ़ी ज़्यादा दंगे भड़क गए और फिर ये डिमांड माननी पड़ी। तो 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो नया स्टेट बन गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश हमारे देश का एक नया राज्य बन गया था। तो आंध्र प्रदेश के बनने के बाद काफ़ी सारे और भी राज्य भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग करने लगे। तो इसलिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी सेटअप किया गया। फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, तो ये सारी रिकमेंडेशन आई कि द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट। तो नॉर्थ इंडिया के भी, मतलब पहले हमारे राज्य बहुत कम थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे राज्य बन गए और अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और इसी जब आंध्र प्रदेश बन गया उसके बाद बॉम्बे जो था एक बड़ा स्टेट था, फिर उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। मराठी और गुजराती स्पीकर्स, एक महाराष्ट्र बन गया और एक गुजरात बन गया। पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था। पंजाब को भी कई सारे हिस्से हुए, पंजाब और हरियाणा बना दिया गया। अब डेवलपमेंट की किस तरीके से प्लानिंग की गई, ठीक है, ये देखते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, तो अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू नेशन लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो थे नया नेशन बनाने के, उसके में ये भी था कि हमारे देश के लोगों का भी डेवलपमेंट करना है और साथ साथ हमारे देश में नई नई फैक्ट्रीज़ लगानी हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी लगानी हैं। इन 1950 गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1950 के टाइम पर गवर्नमेंट ने बनाई एक प्लानिंग कमीशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग कमीशन बनाई ताकि देश के लिए किस किस तरीके से हमारे देश में आगे काम होना है, इंडस्ट्रीज़ कैसे लगेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब सही तरीके से पूरी प्लान करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई। इट वॉज अग्रीड दैट इंडिया वुड फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वुड को एग्जिस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हमने डिसाइड किया कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए एक इकोनॉमी होती है मतलब देश कैसे चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां होंगी, हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में होगा, और एक होता है सब कुछ प्राइवेट होगा कि सरकार का कोई काम ही नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही संभालेंगी। तो हमारे देश ने डिसाइड किया कि भाई ये दोनों ना एक्सट्रीम है, तो चलो मिक्स इकोनॉमी की तरफ हम लोग चलते हैं कि सरकारी भी कंपनियां होंगी और प्राइवेट भी कंपनियां होंगी हमारे देश में। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। In 1956, second five-year plan was formulated which focused mainly on the development of heavy industry in India such as steel and on the building of large dams. These sectors were directly under the control of state. तो 1956 में सेकेंड 5-ईयर प्लान आया। कई सारे 5-ईयर प्लान्स हमारे देश में आए हैं। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया जो सेकेंड 5-ईयर प्लान था कि हैवी इंडस्ट्रीज मतलब स्टील, कोल और आयरन एंड स्टील, मतलब काफ़ी सारे मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जैसे कि बेसिकली जो हैवी इंडस्ट्री होती है उसमें स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं और फिर बड़े बड़े डैम्स बनाए जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें ये सरकार के कंट्रोल में होंगी, ये डिसाइड किया गया। भिलाई स्टील प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़ केम टू बी सीन एज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिंबल देखा गया कि हमारे देश का डेवलपमेंट इस तरीके के प्लांट से होगा आगे चल के। नेशन 60 ईयर्स ऑन, तो 60 साल बाद, खैर अभी तो 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये क्योंकि किताब 2006 में छपी हुई है इसलिए इसमें इतना ही गिवन है। तो ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। तो 2007 15 अगस्त को, तो अब कितने साल हो गए हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 60 साल में इंडिया ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं और कुछ फेलियर्स भी मिले हैं। सक्सेस क्या है, आज भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और साथ हैं। इंडिया यूनिटी और डाइवर्सिटी को दोनों को फॉलो करता है। देयर इज़ अ फ्री प्रेस एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी बिल्कुल फ्री है, यानी कि जो जजेस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं और हमारे देश की प्रेस भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। फेलियर्स, डीप डिविजन्स परसिस्ट डिस्पाइट constitutional guarantees, untouchables or Dalits face violence and discrimination. There are clashes between different religious groups in many states.
गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर हैज़ वाइडेंड ओवर दीज ईयर्स। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी गारंटी दी है, फिर भी जो है दलित्स जो होते हैं उनको काफ़ी, दलित यानी SC ST जो होते हैं इनको, इनके खिलाफ़ काफ़ी वायलेंस वगैरह होता है और कास्ट क्लैशेस होते हैं। अलग अलग धर्म जो है वो एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के फेलियर्स हैं और ये सब सक्सेस हैं कि आज भी हम डेमोक्रेसी बने हुए हैं। साथ इतना सब कुछ डिफरेंसेस होने के बाद, भेदभाव होने के बाद भी हमारा देश आज भी आगे काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, हम लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।